हाय फ्रेंड्स, आई एम सुमित संगे फ्रॉम ब्रेनविश इन्वेस्टमेंट। और आज हम देखेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें हम एक मल्टी कैप बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम दो स्मार्ट फैक्टर बेस्ड इंडेक्स यूज करेंगे। तो एक इंडेक्स जो है ये मैंने 1 महीने पहले इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ एक रिसेंटली एक नया इंडेक्स मैंने आइडेंटिफाई किया है, उसको कंबाइन करके देखेंगे कि किस तरीके से लार्ज कैप के अंदर आप मोर देन 20% के रिटर्न्स बना सकते हो और जितने भी लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड्स है उसको आप हैंड्स डाउन बीट कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी से आप एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो बनाओगे जहां पे 25% के आसपास के सीएजीआर रिटर्न्स आप लॉन्ग टर्म में बना सकते हो। और इस वीक से हम गिव अवे भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि गिव अवे में क्या है और किस तरीके से आप गिव अवे जीत सकते हो। तो सबसे पहले हम निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स आखिर होता क्या है और किस तरीके से इसकी रिबैलेंसिंग होती है, क्या स्ट्रेटेजी है, इसको समझते हैं। तो निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स जो है ये बेसिकली निफ्टी 100 में से यानी कि टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज में से 30 स्टॉक्स चुनता है। दैट इज बेस्ड ऑन अल्फा स्कोर। तो अल्फा स्कोर क्या होता है? ये अल्फा स्कोर बेसिकली प्रोफेसर जेनसन है, उन्होंने फॉर्म किया था और इस अल्फा स्कोर को ये यूज करके जो सबसे ज्यादा अल्फा स्कोर होता है वो टॉप 30 कंपनीज को चूज करता है फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ टॉप 100 कंपनीज। और इसके लिए 1 ईयर ट्रेलिंग प्राइसेस यूज करता है, यानी कि मान लीजिए कि आज हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आज से ठीक 1 साल से पहले से लेके आज तक की जो प्राइसेस है, डेली क्लोजिंग प्राइसेस है, उन प्राइसेस को कंसिडर करके अल्फा निकाला जाता है और उस तरीके से ओवरऑल जेनसन अल्फा निकाल के ओवरऑल टॉप 30 कंपनीज निकाली जाती है। रिबैलेंसिंग एवरी क्वार्टर होती है, यानी कि मार्च 31 हो या जून हो या फिर सितंबर हो, इस तरीके से। लेकिन ठीक उसके 1 महीने पहले यानी 28 फरवरी या 31 में इस तरीके से लास्ट 1 ईयर की डेटा ली जाती है वहां से। और यहाँ पे जो अल्फा के बेसिस पे जो रैंकिंग होती है उसमें टॉप 30 कंपनीज निकाली जाती है। और इस कैलकुलेशन के लिए इन्होंने जेनसन अल्फा यूज किया है। तो ये जेनसन अल्फा क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। उदाहरण के तौर पे जो जेनसन फॉर्मूला है इसमें बेसिकली एक तो आपका जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि करेंटली अगर मैं बात करूं तो लगभग 6% के आसपास के रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है। ये इंटरेस्ट रेट को आप बेसिकली सॉवरेन रेट जो होती है उसके साथ आप सिमिलर रेट की इंटरेस्ट रेट होती है और वो तो अपने को मिलनी है, राइट? अगर आप रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हो तो उसके अलावा जो स्टॉक की बीटा होती है दैट इनटू जो इसके ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स। तो इसको बीटा के साथ एडजस्ट करके जो ओवरऑल रिटर्न्स निकलते हैं ये माना जाता है कि ये बेसिकली इतने रिटर्न्स आपको स्टॉक की बीटा के हिसाब से मिलने ही चाहिए, प्लस जो रिस्क फ्री रिटर्न्स है ये टोटल आपको रिटर्न्स डेफिनेटली मिलना चाहिए। और इससे ज्यादा रिटर्न्स जो बना के देती है स्टॉक, यानी कि रियलाइज्ड रिटर्न ऑफ स्टॉक दैट माइनस जो आपका डेफिनेटली मिलना चाहिए था बेस्ड ऑन द बीटा ऑफ द स्टॉक, ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न होता है इसी को हम अल्फा कहते हैं। और यही जेनसन्स फॉर्मूला है और ये जेनसन्स फॉर्मूला की सबसे ये अल्फा इंडिविजुअल स्टॉक का हुआ। और उसके बाद हम पूरा यूनिवर्स यानी टॉप 100 कंपनीज का इस तरीके से जेनसन्स अल्फा निकालते हैं, उसका एक एवरेज निकाला जाता है मीन वैल्यू, और वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट करता है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके से ओवरऑल हर एक कंपनी का अल्फा स्कोर निकाला जाता है और ये अल्फा स्कोर के बेसिस पे टॉप 30 कंपनीज को पिक किया जाता है। तो ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है वही है कि रिस्क फ्री रिटर्न्स प्लस बीटा ऑफ द स्टॉक के हिसाब से आपके कितने रिटर्न्स होने चाहिए, इस हिसाब से ये रिटर्न्स होने चाहिए। उसी को हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेस्ड रिटर्न्स कहते हैं। और उससे कितने ज्यादा रिटर्न्स एक स्टॉक बना के देता है उसको हम जेनसन अल्फा कहते हैं। अब आ जाते हैं वेटेज ऑफ ईच स्टॉक। तो ये जो वेटेज है ये बेसिकली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है इंडिविजुअल स्टॉक की, उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है अल्फा से। तो इससे क्या मिलता है अपने को? वेटेज। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने की है कि यहाँ पे वेटेज जो है उसके लिए दोनों चीजों को कंसिडर किया जा रहा है, अल्फा को भी कंसिडर किया जा रहा है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी कंसिडर किया जा रहा है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो वेटेज है इसमें अगेन जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसके 5 टाइम्स जो होता है उससे ज्यादा का वेटेज नहीं लिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और यहीं पे ओवरऑल इंडेक्स के अंदर जो है मोर देन 8% कोई भी एक स्टॉक को वेटेज नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे एक और चीज ये है कि पूरे जो जितने भी स्टॉक्स है जो पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो ओवरऑल वो सेक्टर को मोर देन 25% का वेटेज नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है कि ये एकदम से सेक्टरल थीम ना बन जाए, इसके लिए इस तरह की कैपिंग लगाई गई है। और ये जो कैपिंग है ये बेसिकली लगाई जाती है एवरी रीबैलेंस पे। तो मान लीजिए कि दिसंबर क्वार्टर में रीबैलेंस लगाया गया था और वहां पे कोई एक स्टॉक को 8% की कैपिंग मिली, लेकिन लेट्स से कि बाय द टाइम मार्च आया तो वहां पे वो 15% भी हो सकता है ड्यू टू द स्टॉक राइज इन 3 मंथ्स, राइट? तो उस चीज को टेक केयर किया जाएगा अगले क्वार्टर की रीबैलेंसिंग के दौरान।
अब अगला पॉइंट आ जाता है रीबैलेंसिंग का। तो रीबैलेंसिंग का जैसे मैंने कहा कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, ये जो 4 मंथ एंड की डेट होती है, लास्ट डे, उसमें कंसिडर किया जाता है। और इसके लिए जो डेटा है वो प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट के जो डेटा होती है उसको कंसिडर किया जाता है एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे दो चीजें मैंडेटरी होती है। जो टॉप 15 स्टॉक्स होते हैं बेस्ड ऑन अल्फा, उनको डेफिनेटली लिया जाएगा, और जो 45 से ऊपर की जो रैंक की जो स्टॉक्स है उसको डेफिनेटली एक्सक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो 15 से लेके यानी 16 से लेके जो 44th या 45th स्टॉक है उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी रहती है, क्या इसको होल्ड करना है, स्पेशली जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो के अंदर है उसको बहुत ज्यादा रीचर्निंग नहीं की जाती। और यहाँ पे एक और चीज ये है कि मान लीजिए कोई स्टॉक के अंदर कोई स्कैम निकल जाए या कोई डीलिस्टिंग हो जाए या किसी भी तरीके के इशू हो जाए, तो उस केस में एडहॉक रिबैलेंस भी होगा, चाहे वो जो 31 मार्च और 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, ये चारों डेट का जो हमने जिक्र किया है उसको देखा नहीं जाएगा, इमीडिएटली एडहॉक बेसिस पे उसको रिबैलेंस किया जाएगा। अब इंडेक्स की अगर बात करें निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स की, तो ये 2005 से बैक टेस्टेड है, अप्रैल 2005 से, जबकि ये लॉन्च हुआ था, लाइव हुआ था इंडेक्स ऑन जून 2019। तो लगभग 3 साल होने को है अभी। तो स्लाइटली लेस देन 3 इयर्स की डेटा है जो लाइव डेटा है। और यहीं पे अगर बैक टेस्ट के हिसाब से देखें, क्योंकि इसने एनएससी ने बैक टेस्ट किया, तो हम इसको तो काफी हद तक रिलाई कर सकते हैं। और लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस भी देखें तो वो भी जस्टिफाई करती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा क्वार्टरली रीबैलेंस है। और करेंटली अगर मैं बात करूं तो मेटल और आईटी में सबसे ज्यादा वेटेज है, और दिखता भी है कि लास्ट कई महीनों से जो है मेटल और आईटी जो है काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो दिखता है कि यूजुअली निफ्टी 100 में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा वेटेज बैंकिंग को दी जाती है। बट लेकिन इस तरीके के जो फैक्टर बेस्ड इंडेक्स होते हैं, इसमें इस तरीके के कोई पर्टिकुलर सेक्टर को स्पेशल प्रायोरिटी नहीं दी जाती, या एक परसेप्शन बेस्ड प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जो नंबर्स कहते हैं जिस स्टॉक्स में या जिस सेक्टर में जो मोमेंटम रहता है उस सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है, वो ऑटोमेटिकली रूल बेस्ड होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है सबसे उम्दा इन्वेस्टिंग होती है। और यहाँ पे अगर मैं रिटर्न्स की भी बात करूं तो सिंस इंसेप्शन यानी 2005 से अगर हम देखें 16% के रिटर्न्स है इसके। और वहीं अगर मैं डिविडेंड्स को भी इंक्लूड करूं तो 17.5% के रिटर्न्स है। तो दिखता है कि लार्ज कैप के अंदर 17.5% के रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन फॉर ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स अमेजिंग होता है। और यहीं पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं जो लार्ज कैप के टॉप फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, उनके साथ, तो आपको पता चलेगा किस तरह की परफॉर्मेंस है। एक्सिस ब्लू चिप की बात करूं तो लास्ट 5 इयर्स में 19.38% के सीएजीआर रिटर्न्स है। और वही कैनरा रोबेको के 18.63, निप्पॉन इंडिया के 15.5%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के 15.97% यानी 16%, और मेरे एसेट लार्ज कैप के 16.9%। तो आप देखो एनीवेयर बिटवीन 16 to 19% के रिटर्न्स है जितने भी टॉप लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है। और वहीं इस इंडेक्स की बात करें तो 18% के तो इसने रिटर्न्स विदाउट डिविडेंड दिया, और डिविडेंड को इंक्लूड करें तो ऑलमोस्ट 20%। तो आप देखो इसके जो लार्ज कैप के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एक्सिस का, उससे भी बेटर परफॉर्मेंस दिया, ऑलमोस्ट 0.6% के बेटर रिटर्न्स दिए। तो इससे क्या पता चलता है कि फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है सारे फंड मैनेजर्स को पीछे छोड़ देता है। और यहाँ तो हम सबसे टॉप म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी के। इमेजिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर फंड लिया था जो थोड़ा सा मीडियोकर परफॉर्म कर गया, तो उस केस में तो एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको फैक्टर बेस्ड इंडेक्स में निवेश करना चाहिए। और कई सारे फैक्टर बेस्ड इंडेक्स जो अभी भी ईटीएफ या फंड ऑफ फंड या फंड आए नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस तरीके के इंडेक्स को हम एक्टिवली मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यूजुअली आपको बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। एवरी 3 मंथ्स में आके एक बार आपको इंडेक्स में देख लेना क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और उस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस करने हैं। और इस चीज को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी एवरी 3 मंथ्स में जो अच्छे इंडेक्स लगते हैं मुझे, उनको भी लाता हूं, उनको रिव्यू करता हूं, उनमें क्यों चीजें पॉजिटिव है वो सारी चीजें भी डिस्कस करता हूं। और उसके बाद फिर मैं जो स्टॉक्स उसमें चेंजेस हुए हैं वो लगातार ला भी रहा हूं, और आने वाले टाइम में भी लाता रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और वहीं अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस देखूं निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के साथ कंपेयर करूं तो लास्ट 15 ईयर्स में आप देखोगे 10 टाइम्स इसने निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को कंप्लीटली बीट किया है। और जिन ईयर्स में इसने अंडर परफॉर्म भी किया, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, एक्सेप्ट 2 इयर्स जो 2008 है और 2020। तो जब भी मार्केट में बहुत हेवी करेक्शन आती है, चाहे वो 2008 का ग्लोबल रिसेशन की बात करें या पैंडेमिक के दौरान 2020 की बात करें, उस तरीके के मेजर क्रैश के अंदर इस तरीके, क्योंकि ये अल्फा बेस्ड स्ट्रेटेजी होती है तो इसमें थोड़ी ज्यादा करेक्शन भी होती है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी होगी। लॉन्ग टर्म में जो है ये जितने भी इस तरीके के इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, उसको इजिली बीट करता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा भी दिखाऊं, आपको 2006 से लेकर 2008 में जब मार्केट में अच्छा खासा बुल मूवमेंट चल रहा था,
तो आप देखोगे इसने बेटर परफॉर्म किया था। और वही जब क्रैश हुआ था तो ज्यादा क्रैश भी हुआ था। और वही 2014 के इलेक्शन जहां पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, वहां पे भी इसने एक अच्छा खासा अल्फा जनरेट किया। और इवन 2017-18 में जब काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा था मार्केट में, तो वहां पे भी इसने एक अच्छा खासा अल्फा जनरेट करके दिया। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी है ये, और ये थोड़ी सी हाई रिस्क और हाई गेन स्ट्रेटेजी होती है। और इसको मैं थोड़ा सा आपको रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से कंपेयर करके दिखाता हूँ। निफ्टी 100 हो या निफ्टी 50 हो, आप देखो कि लगातार 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, आप देखो लगातार इसने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है निफ्टी 50 और निफ्टी 100 को बीट भी किया और एक अच्छा खासा 2 to 3% का अल्फा बेटर रिटर्न दिया है। तो आपको 2 to 3% का अल्फा यूजुअली लार्ज कैप के अंदर एक बड़ा गैप होता है, और इस तरह के गैप से विद इन 100 कंपनीज जो है आप बीट कर पाओ, ये काफी अच्छा मानूंगा मैं। और यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 100 के साथ भी कंपेयर करूं, तो चाहे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या 10 ईयर्स, हर जगह इसने बीट किया है ऑलमोस्ट 2 to 3% के गैप से। अब ये वाली स्लाइड हो जाती है काफी इंटरेस्टिंग। तो जैसे मैंने कहा कि यूजुअली क्या होता है कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में एक टेंडेंसी होती है कि पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, बट इस सेक्टर में ऐसा होता नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी 50 में क्या चल रहा है, निफ्टी 100 में क्या चल रहा है, इसका अपने हिसाब से एलोकेशन होता है बेस्ड ऑन अल्फा, जिस पर्टिकुलर सेक्टर में मोमेंटम चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो 2005 दिसंबर में अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा वेटेज किसका था? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का, ऑलमोस्ट 24% का वेटेज था। और वहीं अगर मैं बात करूं दिसंबर 2010 की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज था ऑटोमोबाइल का, ऑलमोस्ट 21.4%। और वहीं दिसंबर 2015 की मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज था फाइनेंशियल सेक्टर का, ऑलमोस्ट 25% का वेटेज था। और वहीं दिसंबर 2018 की अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स का ऑलमोस्ट 25% का वेटेज था। तो दिखता है कि मार्केट में जो सेक्टर में पर्टिकुलर मोमेंटम होता है, ये अपने आप से वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसको खींच लेता है, और यही खास बात होती है जिसकी वजह से ये इतना एक अल्फा जनरेट भी कर पाता है। और वही मैं अगर जुलाई 2019 की बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर को ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। तो ये बेसिकली दिखाता है कि किस तरीके से ये मोमेंटम या अल्फा जो होते हैं ये कितने अच्छे इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके की इनकी फोकस होता है। इनका बेसिकली फोकस इज नॉट रियली सेक्टर एग्नोस्टिक होते हैं ये, और इनको मेनली रिटर्न्स और अल्फा जनरेशन से मतलब होता है। और यहाँ पे खास बात मैं आपको दिखाऊं तो आईटी में आप देखो दिसंबर 2018 में ऑलमोस्ट 6.62% का वेटेज था, और वहीं जो जुलाई 2019 है वहां पे 21% हो गया आईटी का वेटेज। तो आप देखो लास्ट 2 इयर्स में अगर हम देखें तो आईटी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, और ये आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि जिस तरीके से आईटी के परफॉर्मेंस आ रहे थे, ऑटोमेटिकली इसने अपना वेटेज जो है या एलोकेशन जो है बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैं स्टॉक्स की अगर बात करूं तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे मुझे मिल गया कि निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स के अंदर क्या क्या स्टॉक्स है और किसका कितना वेटेज करेंटली चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस का 16.28% है। जैसे मैंने कहा कि मोर देन 8% होना नहीं चाहिए, बट क्योंकि लास्ट कुछ महीने में आईटी ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेटेज बढ़ गई इसकी, और ये जो है रीबैलेंस में अपने आप टेक केयर हो जाएगा। बट करेंटली अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस का 16%, विप्रो का 6%, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का 5.89, बजाज फिनसर्व का 5.8, टाइटन का 4.93, अदानी ट्रांसमिशन का 4.71, ओएनजीसी का 4.6, अदानी एंटरप्राइज का 4.27, टाटा मोटर्स का 3.73, जेएसडब्ल्यू का 3.45, टाटा स्टील का 3.29, अदानी पोर्ट्स का 3.28, टेक महिंद्रा का 3.11%, वेदांता का 3.08%, हिंडाल्को का 2.68%, डिविस लैब का 2.5, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का 2.5, एलएनटी इन्फोटेक का 2.38, गोदरेज कंज्यूमर 1.85, हेवल्स 1.66, और उसके बाद की जितनी भी कंपनीज है ऑलमोस्ट 1% के स्लाइटली ऊपर है। सिप्ला है, अंबुजा सीमेंट है, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बजाज होल्डिंग्स, ग्लैंड फार्मा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ, जुबिलेंट फूडवर्क्स और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दिखता है कि इस तरीके के वेटेज है इसके, किस तरीके के एलोकेशन है कौन से स्टॉक्स में। और ये जो है 31 मार्च को जब करेक्ट रिवैलेंस भी होगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपने चैनल पे इस पे वीडियो भी बना दूंगा। तो ये जो इंडेक्स है करेंटली लॉन्च्ड नहीं है, बट इसका एटलीस्ट आप खुद से भी इंडेक्स को चेक करके वेटेज के हिसाब से आप अपने स्मॉल केस बना लो या डायरेक्टली स्टॉक्स को परचेस कर लो, जो भी आपका ब्रोकर है उसके अंडर। तो आप इस तरीके से अपनी एलोकेशन ले सकते हो, और 3 मंथ्स में आके एक बार चेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, और इस तरीके की स्ट्रेटेजी से आपको काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा जहां पे आप निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स को और स्मार्टली यूज कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे ये थोड़ी सी पुरानी डेटा है, ये दिसंबर की डेटा है जहां पे अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइज के अंदर ज्यादा वेटेज था। करेंटली अब इन्फोसिस में ज्यादा वेटेज है। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि जो भी 10 स्टॉक्स होंगे उसको आप कंसिडर कर लोगे,
तो वो जो 10 स्टॉक्स है उसमें सबसे ज्यादा अल्फा होने का चांस है, उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस है। तो ये जो 10 स्टॉक्स है इसको आप कंसिडर कर लो रेदर देन टॉप 30 स्टॉक्स। आप इन 10 स्टॉक्स को कंसिडर कर लो और इसको आप पेयर कर लो एक दूसरी स्ट्रेटेजी जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया। तो आप सर्च कर सकते हो रेनबिस इन्वेस्टमेंट या फिर रेनबिस इन्वेस्टमेंट अल्फा या रेनबिस अल्फा करके, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने एक दूसरे इंडेक्स के बारे में बात की थी या निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स का। तो ये बेसिकली निफ्टी की टॉप 300 कंपनीज में से जो सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करने वाली कंपनीज है उसको सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे फिलहाल की बात करें तो निफ्टी 100 अल्फा 30 और निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, ये दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो। तो निफ्टी अल्फा 50 शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये एक मल्टी कैप इंडेक्स है जहां से टॉप 50 स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा मोमेंटम है, सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट कर रहे हैं उन स्टॉक्स को पिक करता है। तो वहां से आप टॉप 10 स्टॉक्स पिक कर लो, तो वो जो है वो मल्टी कैप की सबसे अच्छे स्टॉक्स पिक करके देगा और निफ्टी 100 अल्फा 30 जो है वो टॉप 100 के अंदर से 30 स्टॉक्स पिक करता है। तो यहां से दोनों से आप 10 स्टॉक्स ले लो और इसका पोर्टफोलियो बनाओ, इसका एक बास्केट बनाओ जो आपको 20 स्टॉक्स मिलेंगे, 10 फ्रॉम लार्ज कैप एंड 10 फ्रॉम मल्टी कैप। मोस्टली वो स्मॉल एंड मिड कैप के होंगे क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट होता है। तो इन दोनों का जो बास्केट है, इन दोनों का जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो आपको काफी अच्छे रिटर्न भी देगा और बहुत अच्छा एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो बना के देगा। तो ये जो है इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप अग्रेसिव हो तो आप बराबर वेटेज का लो, यानी अगर आपको 100 रुपीज लगाना है तो आप निफ्टी 100 अल्फा 30 के टॉप 10 में 50% लगाओ और निफ्टी अल्फा 50 के अंदर 50 रुपीज लगाओ। इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो, थोड़ा कम रिस्क लेना पसंद करते हो तो आप 100 रुपीज में से 66 या 67 रुपीज निफ्टी 100 अल्फा 30 के टॉप 10 स्टॉक्स में लगाओ और 33 रुपीज जो है आप निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स में लगाओ। तो इससे क्या होता है कि आपको थोड़े बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ 17-18% या 19% रिटर्न्स, आपको लगभग 22 to 25% के रिटर्न्स मिल जाएंगे ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो के अंदर। और ये जो है आपको एक अच्छा खासा हेजिंग भी देगा क्योंकि लार्ज कैप के अंदर अगर एक अच्छा खासा एलोकेशन लेते हो तो बहुत ज्यादा ड्रॉटआउट्स नहीं मिलेंगे और स्मॉल एंड मिड कैप का जो स्ट्रॉन्ग एलोकेशन है वो आपको ओवरऑल बहुत बेटर रिटर्न्स लाके देगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। और एक और चीज ये है कि हम गिवअवे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट जो रहेंगे आज के इस वीडियो के अंदर वो नेक्स्ट वीक पे हम विनर अनाउंस करेंगे और जो विनर्स रहेंगे उनको हम इन्वेस्टिंग दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग बुक्स जो है गिव अवे करेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पर्टिकुलरली कोई आपको फीडबैक है हमारे चैनल के लिए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हो हमारे चैनल पे हम कवर करें और सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को हम बुक्स गिव अवे करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाया गया है ताकि आप ये सीख सको किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।